डियर स्टडी के सभी विद्यार्थियों को हिंदी व्याकरण के इसी अध्याय को स्वागत है। आज हिंदी के क्रियाओं के बारे में विस्तृत अध्ययन हम करेंगे। तो क्रिया क्या है, ये मुख्य वाक्य में ये मुख्य आधार है। क्रिया के बिना वाक्य अधूरा है। तो इसलिए ये क्रिया कैसे हैं, किस प्रकार के हैं, वाक्य में किस प्रकार व्यवहृत होते हैं, इसके बारे में यहाँ हम चर्चा करेंगे। जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। और एक बार देख लीजिए, जिस पद से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया कहते हैं। जैसे जाना, पढ़ना, खाना, दौड़ना आदि ये क्रियाएं हैं। क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। हम क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं। जैसे धातु से हम विभिन्न प्रकार के औजार बनाते हैं और उसको विभिन्न प्रकार रूप देते हैं। तो इसी प्रकार धातु के रूप को लेकर हम भिन्न भिन्न प्रकार के क्रियापद तैयार करते हैं। तो जैसे पढ़ एक धातु है और जा धातु है, लिख, दौड़ ये सब धातु है। इसको लेकर हम और शब्द और क्रिया शब्द बनाएंगे। क्रिया के भेद, क्रिया को हम कितने भेद में बांटते हैं यहाँ आज हम पढ़ेंगे। तो रचना के आधार पर क्रिया दो प्रकार की है। रचना के आधार पर मूल क्रिया और यौगिक क्रिया। मूल क्रिया क्या है? जैसे पढ़ना, दौड़ना, देखना ये मूल क्रिया है। और यौगिक क्रिया क्या है? यौगिक क्रिया पढ़ सकना, यहाँ दो क्रिया युक्त हुआ है। दो क्रिया यहाँ हम लिखे हैं, पढ़ और सकना। देख लेना, दौड़ सकना ये यौगिक क्रिया है। दो क्रिया के मिलन में ये हुआ है। मूल क्रिया सिर्फ एक है। तो 2 नंबर में देख लीजिए, कर्म के आधार पर क्रिया। रचना के आधार पर पढ़ चुके हैं। कर्म के आधार पर क्रिया 3 भेद होते हैं। कर्म के आधार पर क्रिया कैसे होते हैं देख लीजिए। 1 में सकर्मक क्रिया, 2 में द्विकर्मक क्रिया, 3 में अकर्मक क्रिया। तो आगे बढ़ेंगे। सकर्मक क्रिया किसे कहते हैं? तो कर्म के आधार पर क्रिया को 3 भेद होते हैं। तो सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक क्रिया। तो ये सकर्मक क्रिया है। जिस वाक्य में कर्म का आना या उसकी संभावना बनी रहना सुनिश्चित है उस वाक्य की क्रिया को सकर्मक क्रिया कहते हैं। क्या देख लीजिए यहाँ फिर एक बार। जिस वाक्य में कर्म का आना, वाक्य में कर्म का आना या उसके आने की संभावना है तो इसी प्रकार क्रिया को हम सकर्मक क्रिया कहते हैं। जैसे सुरेश पत्र लिखता है। सुरेश पत्र लिखता है। सुरेश क्या लिखता है? पत्र लिखता है। कर्म आता है, कर्ता सुरेश है। सुरेश को यदि कहा जाए सुरेश क्या लिखता है तो पत्र लिखता है, कविता लिखता है और रचना और किसी भी लिखने का चीज़ को यहाँ से वह लिखता है। ये उत्तर मिल जाता है। तो ये कर्म है। कर्म के लिए ये लिखना सकर्मक क्रिया हो गया है। उसने आम खाया। उसने क्या खाया? आम खाया। उसने आम खाया। उसने आम खाया। तो ये कर्म है, ये क्रिया है। तो खाया क्रिया को यदि हम प्रश्न पूछेंगे क्या खाया तो उत्तर जरूर हमको मिल जाता है। किसी खाने की चीज़ हमारे सामने आ जाती है। तो इसलिए ये सकर्मक क्रिया है। और उदाहरण भी है, पढ़ना,
खाना, लिखना, काटना, खोदना, पीना, ये आदि सकर्मक क्रियाएं हैं। इसे ये सकर्मक क्रियाओं को जब हम व्यवहार करेंगे उसके साथ कुछ कर्म अवश्य ही रहता है। तो उसके बाद देख लीजिए द्विकर्मक क्रिया। द्विकर्मक क्रिया है जिस वाक्य में दो कर्म आते हैं, दो कर्म आते हैं उसे उस वाक्य की क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहते हैं। द्विकर्मक कैसे बनते हैं क्रिया देखेंगे। जैसे उदाहरण यहाँ हम ले लेंगे। शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। शिक्षक ने छात्र को इतिहास पढ़ाया। शिक्षक ने छात्रा को इतिहास पढ़ाया। दो प्रकार के लिख सकते हैं। छात्र स्त्रीलिंग में छात्रा लिखा गया है। तो शिक्षक ने छात्रा को इतिहास पढ़ाया। तो क्या और किसको लगाकर प्रश्न करना। तो क्या प्रश्न करेंगे, क्या लगाकर ये वाक्य को प्रश्न करेंगे। शिक्षक ने क्या पढ़ाया। शिक्षक ने क्या पढ़ाया प्रश्न करने से उत्तर क्या आएगा। शिक्षक ने क्या पढ़ाया प्रश्न करने से उत्तर इतिहास आएगा। तो किसको पढ़ाया, किसको पढ़ाया प्रश्न किया जाएगा। शिक्षक ने किसी को पढ़ाया तो छात्रा को पढ़ाया। तो ये दो कर्म यहाँ आ गए हैं। ये दो कर्म आ गए हैं। दो कर्म लेने वाली क्रिया को द्विकर्मक क्रिया कहा कहते हैं। जैसे पढ़ाया यहाँ द्विकर्मक क्रिया हो गया है। उदाहरण द्विकर्मक क्रिया कौन है और दो कर्मक क्रिया कौन है। तो कहना, पूछना, देना, खिलाना द्विकर्मक क्रियाएं हैं। याद रखना है इसको। कहना, पूछना, देना, खिलाना ये द्विकर्मक क्रियाएं हैं। और भी है अकर्मक क्रिया। अकर्मक क्रिया क्या है। अकर्मक क्रिया अपने साथ कर्म नहीं ले सकती। ये क्रिया अपने साथ कर्म नहीं लेती। कैसे देख लीजिए। बच्चे दौड़ते हैं। बच्चे क्या करते हैं, दौड़ते हैं। तो ये दौड़ना काम करने के लिए उसके बीच में कोई कर्म नहीं आता है, इसीलिए उसको अकर्मक क्रिया कहा जाता है। क्या किसको लगाकर प्रश्न पूछेंगे। तो क्या दौड़ता है, बच्चे क्या दौड़ते हैं तो उत्तर नहीं आएगा। बच्चे किसको दौड़ते हैं उत्तर नहीं आता है। प्रश्न पूछने से कोई क्या किसको प्रश्न पूछने से कोई उत्तर नहीं है, उत्तर नहीं मिलता है। तो इसलिए ये अकर्मक क्रिया है। सकर्मक क्रिया का उदाहरण। अकर्मक क्रिया का उदाहरण यहाँ दिया गया है। अकर्मक क्रिया का कुछ उदाहरण है। आना, जाना, भागना, तैरना, कूदना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, सोना। तो ये शब्द अकर्मक क्रियाएं हैं। ये शब्द को व्यवहार करते समय वाक्य में कर्म की आवश्यकता नहीं रहता है। तो तीसरा नंबर में देखेंगे क्रिया की पूर्णता अपूर्णता के आधार पर क्रियाएं दो प्रकार की हैं। जैसे समापिका क्रिया, असमापिका क्रिया। समापिका क्रिया क्या है। वाक्य के अंत में आती है। ये समापिका क्रिया वाक्य के अंत में आती है और वाक्य की समाप्ति की सूचना भी देती है। ये समापिका क्रिया। आगे बढ़ेंगे तो उदाहरण देख लीजिए। जैसे ये उदाहरण है, वे शिक्षक हैं, घोड़ा दौड़ता था। ये अंत में क्या है, वे शिक्षक हैं, ये समापिका क्रिया है। घोड़ा दौड़ता था, ये भी समापिका क्रिया है। दोनों मिलकर
पिताजी घर गए हैं, ये भी समापिका क्रिया है। और अंत में, वाक्य के अंत में ये आए हैं। ऊपर के वाक्यों में अंत में आने वाली क्रियाएं कार्यों तथा वाक्य की समाप्ति का बोध कराती है, उसे समापिका क्रिया कहते हैं। तो फिर देख लीजिए असमापिका क्रिया है क्रिया क्या है। असमापिका क्रिया से वाक्य की समाप्ति का बोध नहीं होता। उदाहरण जैसे मैंने घर लौटकर खाना खाया, मैंने घर लौटकर खाना खाया, मैंने घर लौटकर खाना खाया। तो लौटकर ये असमापिका क्रिया है, समाप्ति बोध नहीं होता है। तो ये और एक वाक्य को देख लीजिए, भाषा बहता नीर है, भाषा बहता नीर है। तो ये असमापिका क्रिया है, क्योंकि ये अंत में नहीं, बहता अंत वाक्य के अंत में नहीं है, ये बीच में है। सुनी हुई बात पर विश्वास न करो, सुनी हुई बात पर विश्वास न करो। तो ये सुनी हुई असमापिका क्रिया है, ये असमापिका। संयुक्त क्रिया, संयुक्त क्रिया दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे अर्थ में अधिक स्पष्टता आती है। इसकी प्रथम क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं और बाद में आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। और एक बार देख लो, दो या दो से अधिक धातुओं के मेल से बनने क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। इससे अर्थ में अधिक स्पष्टता आती है। इससे प्रथम क्रिया को मुख्य क्रिया कहते हैं और बाद में आने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। उदाहरण जैसा देख लीजिए, वर्षा थम चुकी है। ये थम अर्थ रुक जाना, चुकना, और ये चुकना से चुकी है। तो ये दो क्रिया हैं, ये मुख्य क्रिया, ये सहायक क्रिया है। वह पढ़ नहीं सका, ये मुख्य क्रिया, पढ़ मुख्य क्रिया, सका सहायक क्रिया है। पांचवा में देख लीजिए, 5 नंबर में कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर, कार्य व्यापार की प्रधानता के आधार पर, कार्य व्यापार देख लीजिए। मुख्य क्रिया जो क्रिया से एकमात्र मुख्य कार्य व्यापार का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। देख लीजिए मुख्य क्रिया किसको कहते हैं? जिस क्रिया से एकमात्र मुख्य कार्य होता है, सिर्फ एक सिंगल काम जिससे होता है, व्यापार का बोध होता है, उसे मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे वह स्कूल गया, ये गया एक ही काम है, जाना क्रिया ये है, ये मुख्य क्रिया है। सहायक क्रिया देख लीजिए, सहायक क्रिया क्या है? जिस क्रिया के द्वारा मुख्य क्रिया में अर्थभेद उत्पन्न करने में सहायता मिलती है, उसे सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे राधा का पत्र पढ़ा गया, पढ़ा मुख्य क्रिया, गया सहायक क्रिया। तो राधा का पत्र पढ़ा गया, ये मुख्य क्रिया है, ये सहायक क्रिया है। इस वाक्य में गया, ये गया शब्द मुख्य क्रिया पढ़ना, ये पढ़ना और पढ़ा, ये मुख्य क्रिया हमें अर्थभेद उत्पन्न करने में सहायता कर रही है। तो ये क्रिया का अगले रूप प्रेरणार्थक क्रिया के बारे में अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। जाने की इजाज़त दीजिए।